नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। जब समाज जाति, धर्म और जेंडर जैसी पहचानों में बटा हो, तो एक लोकतंत्र या डेमोक्रेसी आखिर काम कैसे करती है? चलिए गहराई से देखते हैं कि ये बंटवारे हमारी राजनीति को कैसे शक्ल देते हैं और एक मजबूत लोकतंत्र इन चुनौतियों से कैसे निपटता है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। जब समाज जाति, धर्म और जेंडर जैसी पहचानों में बटा हो, तो एक लोकतंत्र, एक डेमोक्रेसी आखिर काम कैसे करती है? चलिए गहराई से देखते हैं कि ये बंटवारे हमारी राजनीति को कैसे शक्ल देते हैं और एक मजबूत लोकतंत्र इन चुनौतियों से कैसे निपटता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या समाज में मौजूद ये अलग-अलग पहचानें, ये विविधता, लोकतंत्र को और मजबूत बनाती है या फिर ये इसे अंदर ही अंदर कमजोर कर देती है? इसी सवाल के इर्द-गिर्द आज हमारी पूरी बातचीत घूमेगी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम कहते हैं सामाजिक विभाजन, तो इसका असल में मतलब क्या है और इसका लोकतंत्र से क्या लेना देना है। देखिए, समाज में भिन्नता या डिफरेंस होना तो एक नेचुरल बात है। हम सब अलग अलग हैं, हमारी पसंद, हमारी परवरिश, सब कुछ अलग है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये भिन्नताएं एक गहरी खाई बन जाती हैं। मतलब जब एक ग्रुप को लगने लगता है कि वो दूसरे से बिल्कुल अलग है। बस इसी को सामाजिक विभाजन कहते हैं और यहीं से राजनीति का असली खेल शुरू होता है। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम 3 चीजों पर खास ध्यान देंगे: जाति, धर्म और लिंग। ये वो 3 बड़े फैक्टर हैं जिनका राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पहलू से, यानी जाति से, और देखते हैं कि ये राजनीति को कैसे आकार देती है, खास तौर पर भारत के संदर्भ में। भारत में जाति पर आधारित भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो वर्ण व्यवस्था से जुड़ी हैं। ये एक बहुत पुरानी सामाजिक बनावट है जिसने समाज को जन्म के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटा और तय कर दिया कि कौन क्या काम करेगा और समाज में किसका क्या दर्जा होगा। और अगर इन आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि उस ऐतिहासिक भेदभाव का आर्थिक असर आज भी कितना गहरा है। हम देख सकते हैं कि कुछ खास जाति समूहों में गरीबी का लेवल दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये दिखाता है कि सबको तरक्की के बराबर मौके नहीं मिले। तो जाहिर है इसका सीधा असर राजनीति पर पड़ता है। पार्टियां अक्सर टिकट देते वक्त जाति के समीकरणों का ध्यान रखती हैं। यहाँ तक कि लोग भी कई बार अपनी जाति के आधार पर ही वोट देते हैं। ये हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ताकतवर और कभी-कभी सबसे अहम फैक्टर बन जाता है। अब आते हैं हमारे दूसरे बड़े फैक्टर पर और देखते हैं कि कैसे धर्म से जुड़े मतभेदों को राजनीति का हथियार बना लिया जाता है। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। देखिए, असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कोई ये कहने लगे कि ये देश किसी एक धर्म का है। जैसे ही ऐसा होता है, दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग खुद को बाहरी महसूस करने लगते हैं और बस यहीं से समाज में टकराव की नींव पड़ जाती है। इसी सोच को सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म कहते हैं। मतलब जब धर्म का इस्तेमाल राजनीति में लोगों को भड़काने के लिए किया जाता है। ये सोच इस विश्वास पर टिकी होती है कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है और दूसरे धर्म हमारे दुश्मन हैं। और राजनीति में यह हमें कई रूपों में दिखाई देती है, जैसे धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल करके वोट मांगना, किसी एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना या सिर्फ अपने धर्म के नाम पर लोगों को गोलबंद करना। ये सारी बातें एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक हैं। इसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए एक सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य का आइडिया सामने आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। उसकी नज़र में सभी धर्म बराबर होंगे और हर नागरिक को बराबरी का हक मिलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो। और अब बात करते हैं तीसरे और बेहद जरूरी पहलू की, यानी जेंडर की। ये जानकर शायद हैरानी हो कि दुनिया की बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज में भी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी 15% से भी कम है। ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी असमानता की कहानी कहता है। और इसका नतीजा क्या होता है? जब फैसले लेने वाली जगहों पर महिलाएं ही कम होंगी, तो जाहिर सी बात है कि उनके मुद्दे भी पीछे छूट जाएंगे।
चाहे वो अच्छी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर बराबर काम के लिए बराबर सैलरी का मुद्दा हो, ये सब अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। तो हमने जाति, धर्म और जेंडर इन तीनों विभाजनों को देखा। अब सवाल ये उठता है कि इसका हल क्या है? यहीं पर पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पावर शेयरिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो ये है कि इससे ये पक्का होता है कि समाज का कोई भी ग्रुप, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, खुद को अलग-थलग महसूस ना करे। जब सबको लगता है कि सरकार में उनकी भी आवाज़ सुनी जा रही है, तो वो सिस्टम का हिस्सा महसूस करते हैं। और जब हर ग्रुप को ये महसूस होता है कि पावर उनके पास भी है, तो आपस में टकराव और झगड़े की गुंजाइश अपने आप कम हो जाती है। ये समाज में शांति बनाए रखने का सबसे बेहतरीन लोकतांत्रिक तरीका है। असल में पावर शेयरिंग कोई राजनीतिक सौदेबाजी नहीं है, बल्कि यही तो लोकतंत्र की असली आत्मा है। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि ताकत कुछ लोगों के हाथ में ना हो, बल्कि सबके बीच बंटी हो। और इसी एक अहम सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। क्या समाज के हर तबके को सत्ता में हिस्सेदारी देना ही अनेकता में एकता या यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को बनाए रखने का सबसे सही रास्ता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।